वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऑपोजिशन संजीदा कोशिश करे तो कल हुकूमत गिर जाएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि जब तक पीडीएम पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पर चली तो उसे कामयाबी मिली। हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम है, ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये दावा दुरुस्त है? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है रजा रूमी साहब ने, इसके साथ साथ अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, कहिएगा क्या लग रहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो ये दावा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? वेल, इन माय ओपिनियन बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की हैं पीपल्स पार्टी ने इस गवर्नमेंट के टेन्योर में। जिस तरीके से वो पीडीएम में शामिल हुए और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पीडीएम को हैंडल किया या मैनेज किया, आइदर इट वाज प्री प्लान्ड या फिर उसके दौरान, उस सफ़र के दौरान कुछ चीज़ें चेंज हुई और उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि वो इस पीडीएम के बैंड वैगन के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि जो बयानिया नून लीग का था वो इसके साथ चलने को तैयार नहीं थे। रह गई ये बात बार बार कहना कि अगर पीडीएम हमारे कहने पे चलती तो अभी तक हुकूमत ख़त्म हो चुकी होती। तो इस पे नून लीग आपको खामोश नज़र आती है या एक बयान सिर्फ आपको नज़र आता है जिसमें मरियम ने कहा था कि हम इस गवर्नमेंट को कोई शहादत नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं अपनी मुद्दत पूरी करे। तो वाकई अगर पीडीएम पीपल्स पार्टी के कहने पे चलती, नून लीग वो सारे काम करती जो कि पीपल्स पार्टी कहती है, तो अब तक ये गवर्नमेंट काफ़ी मुश्किल में आ चुकी होती, शायद गिर भी चुकी होती। लेकिन नून लीग का वैसा ना करना एक बड़ी स्टैंडिंग पोजीशन देता है पीपल्स पार्टी को कि भाई हमने तो कहा था, आपने हमारी बात नहीं मानी। दूसरा, बलूचिस्तान में जो इंग्रेस हुआ है, इनका काफ़ी सीनियर लीडरान हैं जो नून लीग के ख़िलाफ़ खुल के बोले हैं और उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, उससे भी कुछ बिलावल को हौसला मिला होगा। एंड द थर्ड थिंग इज़, जो इनको गवर्नमेंट प्ले ग्राउंड दे रही है बहुत ओपन खेलने के लिए, वो ये है कि जैसे भी आज भी इमरान खान गए हुए थे कराची और कराची की डेवलपमेंट पे बात हो रही है, बट नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट वाज देयर। यानी जो प्रॉब्लम हम पार्लियामेंट में देखते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप का एब्सेंस जो हम देखते हैं, वही पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट का है, जो उन्हें बहुत अच्छी फील्ड देता है प्ले करने के लिए कि जी क्योंकि आप हमारे साथ ताउन नहीं करते तो फिर हम भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। तो ऐसा होना ना होना इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन है ये पॉलिटिकल क्वेश्चन। वो सिर्फ अपना एक प्रेजेंस और अपना रियलिस्टिक रहना जो है उसको मौसर रखना चाहते हैं बिलावल भुट्टो। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब, हुकूमत ये कहती है कि पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत जो है वो नहीं संभल रही, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इंतखाबात हो जाएंगे और इंतखाबात में जीत जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। आप समझते हैं कि ये दावा दुरुस्त है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता ये दावा दुरुस्त है, क्योंकि जो अदम इस्तेहकाम है उसके दो तीन तरह से हो सकता है ना। या तो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम होता है, या समाजी तौर पर होता है, माशी तौर पर होता है। तो अगर इन तीनों को देखें तो आप तीनों तरह से इस वक्त मौजूदा हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं है। सबसे पहले अगर हम सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो या तो जमहूरी तरीके से आता है या गैर जमहूरी तरीके से आता है। जमहूरी तरीके से अदम इस्तेहकाम इस तरह से आता है कि जो हुकूमत वक्त है उसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत ख़त्म हो जाए और उसके ख़िलाफ़ फिर अदम एतमाद की तहरीक अगर लाई जाए तो फिर हुकूमत, हम बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि यह अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अब उसकी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। पीटीआई को सियासी तौर पर अक्सरियत हासिल है, अपोजिशन इस हालत में नहीं है कि वो कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएँ। गैर जमहूरी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम आता है वो गैर सियासी क़ुव्वतों की तरफ से आता है, धरने करवा दिए, छोटे ग्रुप्स को इस्तेमाल कर लिया, वो भी अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी जैसे कहा जाता है कि ये एक पेज पर हैं। तो उस तरह का ना जमहूरी अदम इस्तेहकाम है ना गैर जमहूरी अदम इस्तेहकाम है। इसी तरह माशी अगर हम बात करें तो माशी अदम इस्तेहकाम भी, ये बात ज़रूर है कि माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात का शिकार है और रही है मौजूदा हुकूमत। अवाम जो है वो इन्फ्लेशन या महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि मुल्क जो है या पीटीआई की हुकूमत जो है वो माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्योंकि अभी इकॉनमी चल रही है। मतलब अभी थोड़े बहुत इंडिकेटर इनके बेहतर हुए हैं, तो माशी तौर पर अवाम के मसाइल के बावजूद
जो कौमी सतह पर या मुल्की सतह पर जो मईशत की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे ये फौरी तौर पर बैठने वाली है। और तीसरी बात, समाजी अदम इस्तेहकाम होता है। समाजी अदम इस्तेहकाम में ये होता है कि मुख्तलिफ तरह के समाजी ग्रुप होते हैं, समाजी फैब्रिक आपका जो है वो कोलैप्स हो रहा होता है, बैठ रहा होता है, वो सूरत हाल भी नज़र नहीं आती। तो मुझे किसी तरह भी बिलावल के इस दावे में सदाकत नज़र नहीं आती, और ना मुझे कोई अभी इस वक्त फौरी तौर पे इंतखाबात का वो नज़र आता है। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब भी जो है वो अगर चाहा जाएगा, हमने माजी में देखा कि बड़ी मुस्तहकम हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने में देर नहीं लगती, और चुटकी बजाते हुए अगर फैसला किया जाता है कि अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त कम अज़ कम जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो इस पोजीशन में नहीं है। ठीक हो गया। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस दिन वजीर आजम इमरान खान कराची में मौजूद हैं, उस दिन बिलावल भुट्टो का ये कहना और ये दावा करना, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक सियासी दावा, सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ वक्तों में जब PDM की मूवमेंट बड़े ज़ोर पे थी, उस वक्त कुछ हालात हाथ से निकलते नज़र आ रहे थे। फिर आपने देखा कि उसके बाद बजट का सेशन आया तो उस वक्त भी कुछ न कुछ मूवमेंट वगैरह कोई इनकी अपनी पार्टी में, PTI के अपने पार्टी में शुरू हो गई, तो उससे लोग समझते थे कि शायद इसका कोई बाद में रिजल्ट अच्छा ना निकले। लेकिन ये सारी स्टेजेस जो है वो गुजर, और अब जबकि हालात नॉर्मल नजर आ रहे हैं और PTI को थोड़ा उनका मोराल भी बूस्ट हुआ है कश्मीर के इलेक्शन के बाद, ये ज़िमनी इलेक्शन, सियालकोट वगैरह, और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो तवक्को ये करना कि अब वो बुरे हाल में हैं और वो गालिबन उनका कुछ शरादा बिखरने वाला, तो वो मेरा ख्याल गलत है। ये एक खुशफहमी हो सकती है या एक सियासी नारा हो सकता है, लेकिन इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस वक्त कम अज कम उसको कोई थ्रेट नहीं है कहीं से। ठीक हो गया, ठीक है। रजा, आप से जानना चाहूंगी, ये कोई पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा कि अगर हम अदम एतमाद ले आएँ तो पंजाब में भी हुकूमत गिरा सकते हैं, वैसे भी हुकूमत जा सकती है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह लग रही है इस कॉन्फिडेंस की, या आपके ख्याल में ये महज एक सियासी नारा है? देखिए, बात यह है कि ये जो दावे हैं ये तो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं, मिनवान यही दावे कि आज चाहें तो पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दें, कल चाहें तो गिरा दें। ऐसा तो हो नहीं सका। वाकया ये है कि ऑपोजिशन जो है वो इंतहाई इनइफेक्टिव भी है बहुत सारे मामलात पर, और यकीनन वो अभी किसी ऐसी पोजीशन में नहीं कि वो पंजाब की गवर्नमेंट को या मरकज़ी गवर्नमेंट को गिरा सके। ये और बात है कि अददी अक्सरियत जो है PTI की वो बहुत कम है, मरकज़ में भी बहुत कम है, पंजाब में भी वो सिर्फ PML काफ की वजह से उनकी गवर्नमेंट चल रही है। अगर वो उससे अलहदा होते हैं तो फिर यकीनन एक क्राइसिस बनता है। मगर ये जो बात कहना इस स्टेज के ऊपर बहुत मानी खेज़ है, स्पेशली जब 3 साल गुजर चुके हैं इस गवर्नमेंट को, और अब 1 साल हकीकी मानों में रहता है, उसके बाद तो इलेक्शन का साल आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मेरे ख्याल से इसकी 2 बड़ी वजूहात है। एक तो ये है कि आपने देखा है कि PTI की तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर अब एक सिंध के अंदर अपने इन रोड्स बनाने की कोशिश की जा रही है। जो फेडरल कैबिनेट है उसने भी चंद दिन पहले ये तय किया और उस पर यह बातचीत हुई कि किस तरह से जो फेडरल एजेंसीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और सिंध के अंदर जो मामलात हैं उनको अपने हाथ में लिया जाएगा। इस पर भी बात हुई। दूसरी जो बात है कि वो बार बार जो पेशीन गोइयाँ की जा रही हैं कि सिंध जो है अगली बार PPP नहीं जीतेगी, PTI जीतेगी, सिंध भी उनको मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जो है वो उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं एक तरह का। तो एक सियासी सतह के ऊपर जो है ये बयानबाजी है फ़िलहाल, उसके अलावा ये कुछ नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो अकेले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो पंजाब से निकाल सकती है PTI को और ना ही मरकज़ से। उनको PMLN की जो है मदद की ज़रूरत होगी, और PMLN तो आपको खुद मालूम है कि इस वक्त उसको तो पता ही नहीं लग रहा कि उन्होंने क्या करना है, कौन सा बयानिया लेके चलना है, क्या हिकमत अमली करनी है। तो मैं इसको सियासी नारों के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं देखता, मामूल की बात है। और वही आपको पता है ना कि वो लहू गरम रखने का एक बहाना होता है अपने कारकुनों का, अपनी सपोर्ट बेस का। उनको ये कहते जाएं जी हम जब जाएंगे गिरा देंगे,
वाकया तो ये है कि ना सिर्फ ये कि वो खुद आपस में बिखर गई है अपोजिशन का शिराजा, बल्कि इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान खान खुद बहुत मजबूत हुए हैं पिछले 1 साल में। जी ठीक हो गया। अतर क्या कहेंगे इस दावे के बारे में? आप समझते हैं कि ये दावा दुरुस्त है या वो मुहावरतन कहते हैं ना कि दीवाने का ख्वाब है? देखिए, बिलावल साहब ने तो ये दावा अभी किया, लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं, जिस दिन ये हुकूमत बनी थी उसके फ़ौरन बाद इस तरह के दावे सामने आने शुरू हो गए थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गड़बड़ हो गई है, कौमी हुकूमत बनेगी। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस तरह की खबरें दी। जब मौलाना यहाँ पे अपना मार्च लेके आए, उन्होंने यहाँ पे धरना दिया, उस वक्त कहा गया कि जी एक इस्तीफ़ा नहीं 3-3 इस्तीफ़े लिए जाएंगे, हुकूमत भी जाएगी, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। पर हुआ ये कि हमने इस सारे अरसे में देखा कि हुकूमत तो ना गई, ना ही हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हुई, लेकिन उन लोगों की सहाफ़त ख़त्म हो गई जो इस किस्म के दावे करते आ रहे थे गुज़िश्ता 3 बरस से। अब इसी किस्म के दावे जो हैं वो बिलावल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन जिसका भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जिक्र भी किया, मेरे कोलीग्स ने, फ़िलहाल जो चीज़ हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है वो इनकी सियासत हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने सिंध के अंदर भी जाना है, तो अब उनको पता है कि अगर हुकूमत सिंध के अंदर तवज्जो देगी और सिंध के अंदर भी उन्होंने इन रोड्स बना ली, और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है कि 13 साल हुकूमत करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कराची में मसाइल क्या हैं। अगर 13 साल में सिर्फ आपको ये नहीं पता चल सका कि कराची में मसाइल क्या हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हुकूमत की वहाँ पे क्या कारकर्दगी है। तो बेसिकली सियासी इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। बाकी वो अपोजिशन है, उनका काम है, उन्होंने तो इस तरह के दावे करने हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल उनके दावे में किसी किस्म की सदाकत है या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर नाज़िर साहब, आपको लग रहा है कि क्या सियासत भी ख़त्म होती नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी की? आपने अच्छा सवाल किया, मैं उस पर हाथ उठाने वाला था, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें की जाती थी। अब मुझे खुशी है कि आज वो दफन करने की बातें नहीं हुई। नहीं, ख़त्म इस तरह से सियासत नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सियासत जो है ये जमहूरी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनका पूरा एक तवील 40-50 साल की इनकी सियासी कारकर्दगी रही है। आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, बहरहाल एक उनकी सियासत रही है। तो ये मतलब नतीजा निकालना कि इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, ये सियासत ख़त्म नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का बहरहाल किरदार सिंध में भी रहेगा और मरकज़ में भी रहेगा, और वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, इन्होंने अभी हाल ही में कुछ गलतियाँ ऐसी की हैं, जैसे अभी ये जो 2 लोग इन्होंने वहाँ से शामिल किए हैं बलूचिस्तान से। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सियासत से पीपल्स पार्टी को लॉन्ग रन में नुकसान होगा। यानी जो थोड़ी बहुत भी एक रमक नज़रियाती सियासत की नज़र आती थी, उसको भी ये बार बार ख़त्म कर देते हैं। बलूचिस्तान में पहले पीपल्स पार्टी ने एक मनफी रोल प्ले किया जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त आखिरी वक्त में इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया। तो फिर इस तरह से ये सारे पिटे हुए घोड़ों को दोबारा अपनी जमात में शामिल करना, ये पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ किसी भी तरह अच्छी सियासत की दलील नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हालिया दौर में कोई सिंध में तो वो जो कुछ कर रही है, लेकिन मरकजी सतह पर भी कोई अच्छी सियासत पीपल्स पार्टी इस वक्त नहीं कर रही। डॉक्टर नाजिर साहब जब बात कर रहे थे तो रजा रूमी मुस्तकिल मुस्कुराते रहे हैं, मैं उनकी जानिब आऊंगी, लेकिन पहले मैं जुनैरा का कमेंट ले लूं। ठीक है जैनब साहब, जुनैरा का कमेंट लेके मैं आपकी जानिब भी आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जुनैरा का सबसे पहले। लेडीज फर्स्ट जी जुनैरा। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि पोस्ट बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की कोई आइडियोलॉजी रह नहीं गई। लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट। नून लीग की आइडियोलॉजी तो अभी क्योंकि कहना शुरू किया है नवाज़ शरीफ ने रिसेंटली कि वो नज़रियाती हो गए हैं, तो अगर कोई मानना चाहता है तो मान लें। तो नज़रियाती सियासत तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी में मौजूद थी, लेकिन वो जो उनमें एक स्पार्क था प्रोग्रेसिव होने का, वो बीबी के साथ ख़त्म हो गया है। तो अब इसी तरह लोगों को जोक दर जोक शामिल करके ही गवर्नमेंट्स बनेंगी। दिस इज़ अ रियलिटी। ठीक है जैनब साहब। देखिए, जो पीपल्स पार्टी है वो पीपल्स पार्टी रही नहीं, वो जरदारी लीग है, और सियासत का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। वो पुरानी सियासत जो जुल्फ़िकार भुट्टो की थी या बेनज़ीर की थी, वो तो है नहीं, आपको नजर ही नहीं आती, ना ही वहां पे उतने इंटेलिजेंट लोग मौजूद। दूसरी तरफ ये है कि PMLN का भी वो गिरगिट उतने रंग नहीं बदलता जितने बयानिए उन्होंने बदले। वो रोजाना कभी वो बोर्ड को इज्जत दो का नारा आ गया, कभी नफ्सियाती हो गए, कभी वो नजरियाती हो जाते हैं। तो वो उनका भी कोई ऐसा हाल है, और पार्टी में आज भी एक कंफ्यूजन है। सियासत इनकी इसलिए नहीं दफन होती कि लोगों में तालीम की कमी, तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से गुलामाना जहनियत है। 2 खानदानों के गुलाम बन के भी अपने आप को समझते हैं कि हम सियासत भुगता रहे हैं। ये शर्म का मुकाम है, लेकिन बाहर सूरत
जब तालीम अच्छी फैल जाएगी, तालीम लोगों में आम होगी, तो उनको इस चीज का एहसास होगा, तो इन दोनों खानदानों को नजदीक नहीं आने देंगे कभी सियासत के, और सियासत भी शायद दफन हो जाए इन दोनों खानदानों की उस वक्त। लेकिन फिलहाल गुलाम मौजूद हैं, कारोबार चल रहा है और तालीम है नहीं, तो बिल्कुल इस वक्त सियासत दफन करना मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर साहब, अतर का कमेंट लेकर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहता हूँ जी, सियासत खत्म होने से मुराद ये है कि आप हालिया अरसे में देख लें, हालिया बरसों में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में कितनी उनको कामयाबियाँ मिली। कोई भी आप इंतखाबात देख लें, कोई भी आप ऐसी चीज़ देख लें जो कौमी सतह पर हुई हो, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई बेहतर रही हो, वो जमात जो पूरे मुल्क में जिसका वोट बैंक था, वो जमात जो सेंटर के अंदर जिसकी हुकूमत थी, आज अगर उनका कैंडिडेट लाहौर के अंदर खड़ा हो तो चंद 100 वोट उसको पड़ते हैं। अब ये सियासत खत्म नहीं हुई तो क्या हुआ? हाँ जी, सियासत उनकी खत्म हो चुकी है, प्रेशर ग्रुप है उनका, वो उन्होंने जो सूबाइयत के नाम के ऊपर बनाया हुआ है। अब वो दोबारा इसको में सियासत किस तरह जिंदा करेंगे? इसलिए कि सियासत में ये एडवांटेज होता है कि आप सियासत अपनी दोबारा जिंदा कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सहाफत में ये नहीं होता। सहाफत एक दफ़ा दफन हो जाए किसी सियासी जमात के पीछे लग के या किसी बयानिए के पीछे लग के, तो वो हमेशा के लिए दफन हो जाती है। सियासत तो फिर भी जिंदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, वैसे बात सहाफ़ियों का भी है, वो कहते हैं ना कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, तो वो भी इसी तरह करते रहते हैं। खैर, दो बातें मैं कहना चाहूँगा जल्दी से। एक तो जो नज़रियाती सियासत की बात ज़ुनैरा ने कही कि वो बेनज़ीर के बाद ख़त्म हो गई। बेनज़ीर ने भी कंप्रोमाइज़ बहुत किए, उनको करने पड़े, जो अब ये पुरानी बात है, करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन जरदारी साहब ने ज़रूर आने के बाद, यानी 2008 के बाद कोशिश की थी कुछ ऐसी नज़रियाती से मतलब क्या है? नज़रियाती से मतलब ये है कि आप जमहूरियत को इस्तेकाम देने की कोशिश करें, नंबर 1, और नंबर 2 जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो जब जरदारी साहब की हुकूमत आई थी 2008 में, तो 2-3 साल उन्होंने कोशिश की। जो 18वीं तरमीम वो लेकर आए, मैं अभी ये समझता हूँ कि वो उनका बड़ा कारनामा है, जो 1973 के आइन के बाद मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आइनी अचीवमेंट है, जिससे सूबों को उनका हक बड़ी हद तक मिला है, जिसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरी तौर पर उन्होंने भी कोशिश की कि जी पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात किसी तरह से बेहतर करने की कोशिश उन्होंने की, वो नहीं कर पाए, और उनको नाकाम करने में खुद नवाज शरीफ का था, क्योंकि जब जरदारी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने पूरी संजीदगी से कोशिश की थी कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर उनको हुकूमत में शामिल किया था, वजारतें दी थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, एक दफ़ा नहीं बार बार घोंपा, जिसका मुल्की सियासत को नुकसान हुआ। तो ये गलतियाँ करते रहे हैं बार बार, तो ये तो इस चीज़ का जवाब है। दूसरा जो बात ये की जाती है, अभी जनरल साहब ने कही कि जब अभी लोगों में ये लोग इसलिए बाकी हैं कि इनको आवाम में तालीम नहीं है। देखें, जमहूरियत में पढ़े लिखे लोग भी उन ममालिक में भी कभी कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं कि गलत लोग आ जाते हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया में तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, वहाँ भी ट्रंप जैसा आदमी इख्तिदार में आ जाता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे इख्तिदार में आए। इंडिया के बहुत से इंडिकेटर्स पाकिस्तान से अच्छे हैं, कहा जाता है सबसे बड़ी जमहूरियत क्लेम करते हैं वो, लेकिन वहाँ भी मोदी जैसा एक मैं तो कहूँगा खूनी दरिंदा जो है वो इख्तिदार में आ जाता है। तो ये जब सिस्टम चलता है तो उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं। इसका तालीम से मेरे ख्याल में कोई इतना ताल्लुक नहीं है, डिग्री से ताल्लुक नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी बहुत से गलत फैसले कर सकते हैं। ठीक है, रज़ा रूमी साहब आपका कमेंट रहता है, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊंगी, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर आपका कमेंट लेती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और वापस अगले सेगमेंट की जानिब भी बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम बात कर रहे थे और रज़ा रूमी साहब आपका कमेंट रहता था, आपके ख्याल में क्या सियासत खत्म होने जा रही है पीपल्स पार्टी की? ख्याल से बिल्कुल भी नहीं खत्म होने जा रही। देखिए, सिंध में तो इस तरह से है कि पीपल्स पार्टी पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है, और उनकी जो इलेक्टोरल सतह के ऊपर उन्होंने जिस तरह से अपने अलाइंसेस बनाए हुए हैं मकामी लेवल के ऊपर, और बहुत से सिंध के अजला में जो काम भी किया है, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत बरकरार है। देखिए, ये एक मुस्तकिल जो है पीपल्स पार्टी की अपनी बहुत सी कोताहियां हैं। अभी नज़रियात की बात हुई, और नज़रियात वाकई हमारी तमाम पॉलिटिकल क्लास से ख़त्म हो गए, तो पीपल्स पार्टी क्यों एक एक्सेप्शन रहेगी? अगर आप PMLN को देखें, PTI को देखें, दीगर पार्टीज़ को देखें, तो हम एक जो है पोस्ट या नज़रियात के माँ बादू नज़रियात ज़माने में रह रहे हैं। और जो लेकिन पीपल्स पार्टी का चूँकि एक प्रो पुअर टिल्ट है, और उन्होंने जिस तरह से बहुत सी ऐसी जो प्रोग्राम है, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया वो आज भी जारी है।
वो इमरान खान गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल दिया है, लेकिन वो अभी भी जारी है। सिंध में उस तरह के बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, तो खत्म नहीं हुई सियासत। उनका जो अलमिया है वो ये है कि पंजाब में उनकी जो है मकबूलियत और उनकी जो पार्टी कैडर्स हैं वो इधर उधर तितर बितर हो गए हैं, और उसकी वो जगह जो है पीटीआई और पीएमएलएन ने बड़ी हद तक वो उस खला को पुर कर दिया है। जहां तक सिंध का ताल्लुक है, और सिंध एक अहम सूबा है, शहरी हवाले से भी देखें, देही इलाके से भी देखें, यही वजह है कि अब तमाम तर तवानाइयाँ और एनर्जी जो है इस गवर्नमेंट की वो सिंध की तरफ मरकूज हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं खत्म हुई। और दूसरी बात ये कि जो अभी तक हमें शवाहिद मिल रहे हैं उससे ये भी दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो सितारा है वो काफी ऊपर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में उनको लोग दिए जा रहे हैं और जिस तरह से वो उभर कर एक मुतबादिल के तौर पर भी इनको पेश किया जा रहा है, मीडिया के बहुत हल्के भी इसका जिक्र कर रहे हैं। और तो आने वाले जो इलेक्शन है उनमें पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में होगी। अभी तक यानी सियासत खत्म नहीं हो रही है, लेकिन सभी का मानना यह है कि ये दावा जो है वो सियासी नारों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताहाल या मज़ाहमत के बयानिए का फैसला नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर तकसीम में इजाफा हो रहा है। जहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए की हिमायत करने वाले मौजूद हैं, वहीं पार्टी के अंदर से ही शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर अमल दरामद करने की आवाजें भी उठती रहती हैं। मुबसरीन के मुताबिक इस सूरत हाल के साथ मुस्लिम लीग नून को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून किस बयानिए के साथ इलेक्शन में उतरेगी, ये फैसला नहीं हुआ है। क्या लीगी क़यादत ये इबाहम दूर करने में कामयाब हो जाएगी? जनाब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बयानिया जो है इसका आप समझ लीजिए कि कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जो बाहर नजर आता है, हकीकतन अंदर उनके फैमिली के अंदर कंफ्यूजन नहीं है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ और हमजा वगैरह ये इंटरव्यू हो चुके हैं, और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस ज़बान कॉलिंग शॉट्स। और फिर उनकी जो तबीयत, उनकी आप कह लीजिए कि एक नफ्सियात ऐसी है कि वो अपने सोच में रिजिड है। उन्होंने अपने कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज की वजह से बहुत दफ़ा नुकसान उठाया, लेकिन वो उससे बाज नहीं आए। और शहबाज शरीफ ने भी ये किया है कि वो जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन आखिर में आके मियां साहब की कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी के साथ मिलके ही काम किया, और एंड प्रोडक्ट आपको यही मिली कि दोनों इकट्ठे थे। तो इसलिए मैं उनकी जो नेचर और तारीख समझता हूँ, उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखेंगे कि कुछ अरसे में वही बयानिया होगा जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं, और वो कन्फ्रंटेशनल होगा। उसके अलावा और कोई बयानिया नहीं होगा। अगर इस बयानिए को बदलने के लिए शहबाज शरीफ पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि ये वाकई हमारा वक्त आ गया कि रास्ते अलग हो, तो वो खामोश होकर शायद एक तरफ बैठ जाएं, जिसके चांसेस कम हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि बिल आखिर वो हो सकता है खामोश रहें, चुप रहें, बहुत ज्यादा एक्टिव नजर ना आए, लेकिन उसी बयानिए के साथ चलें जो मियां नवाज शरीफ का होगा। और मियां नवाज शरीफ की शख्सियत में ये प्रॉब्लम है कि वो बदल नहीं सकते, वो घूम फिर के वहीं आएंगे, और यही बयानिया होगा नवाज शरीफ साहब का, जो कि कन्फ्रंटेशन। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब, ऑल्दो ये डिक्लेयर नहीं है नून लीग में, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दो बयानिए चल रहे हैं, मीम का बयानिया और शीन का बयानिया। क्या लग रहा है कि नून लीग किस बयानिए के साथ जाएगी? देखिए, इसका फैसला मुझे लग तो ये रहा है कि हतमी तौर पे अब मरियम ही करेंगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ खुद मुल्क से बाहर हैं, और अब साफ कहा भी जा रहा है कि वो शायद जल्दी वापस ना आए, वीज़ा में शायद एक्सटेंशन उनकी हो जाए, जो भी है। लेकिन अब जो उनकी सेहत है, जो उम्र है, उसमें नवाज शरीफ का कोई एक्टिव किरदार, सरगर्म किरदार अगर वो पाकिस्तान वापस आ भी गए तो सियासत में मैं नहीं देख रहा। हाँ, उनका बयानिया अलबत्ता चल सकता है। इसी तरह शहबाज शरीफ का भी मैं कोई ज़्यादा बहुत मुतहर्रिक रोल नहीं देख रहा, इसलिए कि अगेन वो भी बीमार रहे हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं। उनमें वो कैरिज्मा भी नहीं है जो कि मरियम जितना अच्छा क्राउड पुल कर लेती हैं। तो फैसला जो अब होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग की क़यादत का जो असल लगाम होगी वो मरियम के हाथ में होगी। तो मरियम ये क्या फ़ैसला करती है, ये देखने वाली बात है। अब मरियम के सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चले। तो नवाज शरीफ का बयानिया है क्या? नवाज शरीफ का बयानिया वो ये जो वो बार बार कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो। अच्छा, वोट को इज्जत देने का मतलब क्या है? जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही बयानिया है, और वो इसलिए सही है, बेशक आप इख्तिदार में आए या ना आए, हो सकता है कि इस बयानिए की वजह से मरियम को
तवील अरसे तक इख्तिदार से बाहर भी रहना पड़े। लेकिन मरियम को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो अपने बयानिए पे कायम रह रही हैं या नहीं रह रही। ये बयानिया क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हतमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में ये फ़ैसला होना है कि क्या अवामी नुमाइंदों को हुकूमत करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यानी वही 1993 से जो बात चली आ रही है, जो नवाज शरीफ कहते थे मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उससे पहले जो बेनज़ीर को हटाया गया 1990 में, वो भी यही था कि जी वो कंडीशंस पूरी नहीं कर रही थी। बार बार आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में, किसी भी वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीक़े से जो तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है उसके ज़रिए इख्तिदार से बेदखल नहीं किया गया। ज़्यादातर या तो फ़ौज ने हटाया या अदलिया ने हटाया। अच्छा, अब अगर यही चलता रहेगा तो हमें अल्टीमेटली ये फ़ैसला पाकिस्तान को करना है कि क्या पीएम जो है वो वाकई में पीएम होगा या वो पीएम इज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर या पीएम फॉर पपिट मिनिस्टर। तो आपको पपिट मिनिस्टर्स चाहिए जो कि आते रहे हैं, जब तक वो पपिट रहते हैं, इख्तिदार में रहते हैं। जब वो पीएम बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जुनेजो जैसा ही बंदा क्यों ना हो, चाहे वो कोई और हो, जब भी वो अपना असल इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये फैसला पाकिस्तान की सियासत में होना है। अगर ये फैसला अगर मरियम इस पे कायम रहेंगी, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि वो इख्तिदार में ना आए, लेकिन उनको ये मैं समझता हूँ कि इख्तिदार की कुर्बानी देकर नजरियाती सियासत करनी चाहिए। ठीक है अतर, नजरियाती होने के दावे के साथ मफाहमत का बयानिया तो नहीं चल सकता। तो क्या हम ये समझें कि फिर मरियम का बयानिया जीत जाएगा जो कि मज़ामत का है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कन्फ्यूजन है कि जी कौन सा बयानिया, वहाँ पे तो कन्फ्यूजन है। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि इनकी तरफ से जो भी बयानिया आएगा, अवाम ने हालिया इलेक्शंस में उसको बुरी तरीके से मुस्तरद कर दिया है। और ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये जो बयानिए का चक्कर है ना, जिस वक्त मियाँ साहब की फैमिली का नाम पनामा पेपर्स में आया तो इसी कौमी असम्बली के अंदर खड़े होके एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा कि 2 साल बाद तो किसी को याद भी नहीं रहेगा, 2 साल बाद तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ये नाम आया है, तो लोग भूल जाएंगे। अब ये उस सोच के मुताबिक ये लोग अभी भी सियासत कर रहे हैं। अगर आप इनकी हालिया सियासत देखें तो ये यही समझते हैं कि जी कुछ अरसे के बाद लोग भूल जाएंगे, लोग इस चीज़ों को दरगुजर कर देंगे। लेकिन उस चीज़ में इनको मसलसल नाकामी हो रही है। और जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम भी इसी वजह से हो रही है। अगर मरियम बीबी का बयानिया इतना कामयाब होता, जिस तरीके से कहा जा रहा है, आवाम के अंदर उनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत होती, तो वो वोटों में भी तो उसका सामने नज़र आता ना कि जी वोट बड़े बड़े तादाद में उनको पड़ रहे हैं, लोग उनके लिए सड़कों के ऊपर आ गए। मियाँ साहब जब लंदन से वापस आए थे तो उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब भी सड़कों के ऊपर निकले थे, कितनी ज़्यादा उनको उसमें लोगों ने उनका साथ दिया, कितने ज़्यादा लोगों ने उनकी सपोर्ट की। तो जो मर्जी ये बयानिया अपना लें, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो आवाम के अंदर मकबूल होगा। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जैसे उनका एक का बयानिया ये है, दूसरे का बयानिया वो है, बेसिक बयानिया ये है कि अपने लिए रिलीफ लेना है, अपने मुकदमात में रिलीफ लेनी है, अपने सियासी कारकुनों के ऊपर जो उनके मुकदमात हैं, जो जेल में जाते हैं, उनके लिए रिलीफ लेनी है। ये है जी एक बयानिया। वो जिस मर्जी तरीके से हल हो, वो किसी इंस्टीट्यूशन को चाहे बुरा भला कह के हल हो, या अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ दुश्मनाम तराजी करके हल हो, या वो किसी जज की वीडियो रिलीज करके हल हो। तो बेसिक मसला ये है कि इन्होंने रिलीफ लेनी है, वो किसी भी तरीके से हो, पर मिलनी नहीं है इनको फिलहाल। ठीक है जुनैरा, जैसा कि अतर कह रहे हैं कि मरियम का बयानिया आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, यानी मफाहमत का रास्ता ही बचा है नून लीग के पास। हर वो रास्ता जो इक़्तिदार की तरफ जाता होगा वो रास्ता बच गया है नून लीग के लिए, बिकॉज़ अपना रास्ता उनका कोई रहा नहीं है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर मैं समझती थी कि शायद ये थोड़ी एग्जैजरेटेड बातें हैं कि फ़ौज जो है वो नवाज़ शरीफ को चलने नहीं देती और फ़ौज बड़ा इंटरफेयर करती है एंड दिस एंड दैट। करती होगी, हो सकता है करती हो, लेकिन जो इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट किया है नवाज़ शरीफ ने, जिस तरह इदारों के नाम लिए हैं, जिस तरह रैंक एंड फाइल में उन्होंने दरार डालने की कोशिश की है, जिस तरह ऐसे अफ़गान लीडर्स से मिल रहे हैं जो कि खुलेआम पाकिस्तान को पता नहीं क्या कुछ कहते फिरते हैं, उससे तो मुझे लगता है कि शायद फिर अगर बकौल कुछ लोगों के उनको लात मार के निकाल दिया जाता था, वो फिर सही लातें पड़ती रही हैं इनको। बिकॉज आप किस हद तक आप 5 अगस्त को देख लें, सॉलिडेरिटी डे था, नॉट अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम नवाज शरीफ और मरियम नवाज अबाउट कश्मीरीज।
वहाँ पे जाके ये जलसे करती रही हैं। कितनी दफ़ा इन्होंने मोदी की बात की, कितनी दफ़ा इन्होंने वहाँ के लॉकडाउन की बात की। तो इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इनके साथ कुछ बुरा होता रहा है, पपेट मिनिस्टर ये रहे हैं, तो इनको पपेट ही रहना चाहिए था। ये इसी काबिल थे, बिकॉज ये पाकिस्तान के हक में कोई स्टैंड तो लेने को तैयार नहीं है। बाकी इक़्तिदार में आना टू डेट ये राब्तों में है, मिन्नतें करते हैं लोगों की, ऐसी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो मैं टीवी पे बता नहीं सकती। और हकीकत सबको पता है कि इनके पास इक़्तिदार में आने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि ज़रा थोड़ा सा धीमे चलें। तो हम देख रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपके कमेंट के जाने बाद में आऊंगी, पहले मैं रज़ा का कमेंट ले लेती हूँ। रज़ा, जैसा कि ज़ुनैरा ने ये कहा कि ये हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो कि इक़्तिदार की तरफ जाता हो, भले वो मज़ाहमत का हो, भले वो मफाहमत का हो, आप इत्तफाक करेंगे? ठीक, रज़ा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रज़ा साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, मैं डॉक्टर साहब का कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर मैं भी कुछ कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब के बाद में कहूँ। ठीक है, मैं कहूँ? ठीक है। रज़ा साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप, लेकिन आपको ऑडियो का प्रॉब्लम अभी तक आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे बड़ी हैरत हुई। ज़ुनैरा वैसे तो बहुत अच्छी और माकूल बातें करती हैं, लेकिन ये मुझे जुमला सुन के बड़ा अजीब सा लगा कि वो अगर उनको लात मार के निकाला जाता है तो वो इसी काबिल हैं कि लात मार के निकाल दिया जाए, और उनका 5 अगस्त को कोई ट्वीट नहीं आया। देखें, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कहीं से भी कोई लात मारी जाए। ये तरीक़ा गलत है, ये डिक्शन गलत है, ये अंदाज़ गलत है। जैसे मैंने अभी इससे पहले 2 मिसालें दी थी कि जैसे भी हैं, ट्रंप था, बहुत बुरा था, लेकिन उसको 4 साल उसके थे वो उसको मिले, उसने नुकसान भी थोड़ा बहुत पहुँचाया, लेकिन आवाम ने फिर फैसला किया कि उसको नहीं लाना है। मोदी है, जैसा भी है, बुरा है, मैंने उसको खूनी दरिंदा कहा, लेकिन वो इंतखाब के ज़रिए मुंतखब होकर आया है। उसको अगर आवाम चाहेंगे वहाँ के तो वो निकालेंगे, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो उसको लात मार के निकाल दे। तो इसी तरह ये जो लात मारने का जो डिक्शन है, ये वही डिक्शन है जो दफन करने वाला डिक्शन है। ये डिक्शन जो है ये गैर सियासी और गैर जमहूरी डिक्शन है। हमें जी एक जो बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि 5 अगस्त को जो आपने 2 बातें कही कि तो वो अफगान जो है वो उससे मिल रहे हैं और वो 5 अगस्त को उन्होंने वो कुछ ट्वीट नहीं किया, तो ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म क्या कर सके? कश्मीर ले लिया गया, बस सिवाय कि ये हम 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, 1 घंटे खड़े हो जाएंगे, 2-4 फ़ोन खड़का लेंगे, क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सके। क्या कर सकेंगे? अच्छा, और इन्होंने शऊरी कोशिश की नवाज शरीफ ने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की, देखिए बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ हो, इन्होंने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बार-बार कोशिश की, जिसको सबोटाज किया गया। अगर वो कोशिशें कामयाब हो जाती तो आज हम बेहतर हालत में होते, इतने आइसोलेटेड ना होते। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये एक बड़ा वादे झूठ है कि इनकी कोशिशों को सबोटाज किया गया। ये वो मनहूस हैं जो क्रिकेट मैच तक तो बाहर न करा सके। दोस्ती क्या करनी है? दोस्ती दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। ये एक तरफा करते हैं, ये कहते हैं हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस हमें हमारे बिजनेस। ये अभी आप डॉक्टर ये बासत साहब जो हमारे एम्बेसडर थे उनका सुन लें, तस्नीम असलम का सुन लें कि फॉरेन ऑफिस को ये क्या क्या कहते रहे, बासत का सुन लें कि वो कैसे विदे लेके देते रहे लोगों को, किस किस को रिकमेंड करते रहे। ये जड़ें खोखली करते रहे मुल्क की। अब बात ये है, मैं भी इसकी बात का जवाब दूंगा। एक सेकंड नाज़र साहब बात करें आप। वोट को इज्जत दो, ये इससे बड़ा फ्रॉड ही कोई। पहले वोट को इज्जत देनी है उस आदमी ने जो वोट दे रहा है, ताकि वो किसी सही आदमी को दे। उसको लिखा जाता है कि वोट आपके पास मुल्क की अमानत है। आप जाके किसी चोर चतर को दे दें वोट, पैसे खा के या कुछ और, तो आपने वोट को जलील किया। उसके बाद जिसको वोट मिल जाता है, वोट को इज्जत उसने देनी है। उसको 10 करोड़ वोट मिल जाए तो वो किसी की जाके लड़की अगवा कर ले तो वो कहेगी वोट को इज्जत दूसरे दें आके, वो कैसे होगा? वो पैसे चुरा के ले जाए तो वोट को इज्जत दो दूसरों को कहे तो वो कैसे होगी? या वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और जाली डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करा दे, या वो वीडियोस बनवा के जजों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, मुजरमाना हरकतें करे और उसको लात न मारी जाए और उसको ये कहा जाए कि वोट को इज्जत दो, वो दूसरों से इज्जत मांगे, खुद उसने वोट को पांव के नीचे रखा हो क्योंकि मुजरमाना हरकतें कर रहे लोगों का एतमाद देने के बाद पाकिस्तान उसके हवाले किया गया था एक अमानत के तौर।
लूटने के लिए नहीं किया जी। तो वोट को इज्जत दो, का फ्रॉड खत्म होना चाहिए। असल इज्जत वोट को इन्हीं लोगों ने देनी है, वोट देने वाले ने या वोट लेने वाले। सही, ठीक है, ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रजा साहब, आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अब आप बात कही थी, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सियासत ही करती है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, तो उसमें कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। वो कोई चैरिटी या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चलाती, उनका मकसद ही होता है कि वो इक़्तिदार हासिल करें और जो अपना प्रोग्राम या एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर जो बात बयानिए की हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि PMLN के अंदर इस वक्त जो है सख्त एक 2 कैंप्स बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, और जाहिरी बात है कि उसमें जैसे नाज़िर साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ जो हैं वो ना सिर्फ एक पार्टी का पॉपुलर फेस बनकर उभरी हैं, बल्कि मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें उनका एक बहुत अहम रोल लगा। लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ साहब जो कि वो मसालहत और मसलहत की बात करते हैं, और उनका अभी जो हदफ है वो यही है कि अगले जो इलेक्शन हैं वो 2022 में हो, 23 में हो, उसमें ये ना हो कि PMLN को दोबारा इक़्तिदार से जो है दूर रखा जाए किसी भी सूरत, तो इसीलिए वो कोशिशें कर रहे हैं। तो ये दोनों बयानिए, देखिए ये दोनों बयानिए चलेंगे, क्योंकि अगर मज़ामत होगी तो मुफाहमत का इम्कान बनेगा। अगर मुफाहमत होगी तो फिर तो PMLN के साथ वही सलूक होगा जो 2016 से हो रहा है। रही बात कि अवाम क्यों उनको वोट डालते हैं वो और क्यों ऐसा करते हैं, देखिए जमहूरियत में हमें लोगों की राय और उसको तस्लीम करना पड़ता है, वरना फिर हमें अपना निज़ाम बदल देना चाहिए और वो किसी को भी मुंतखब करें। ये वाक़या है कि मियाँ नवाज शरीफ 3 बार मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, और अगर वो मुंतखब हुए हैं और लोग उनको वोट डालते हैं तो लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी मंतक होती है, उनकी अपने जो है वो इश्यूज होते हैं लोकल लेवल के ऊपर, और वो उसी हिसाब से वोट डालते हैं। हमें लोगों की राय का और उनके वोटों का उनको एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है और कोई रास्ता नहीं है। जी ठीक है, जुनैरा कोई कमेंट कीजिएगा, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखें, अगर आपको आज मेरा कमेंट अच्छा नहीं लगा तो आज मैं नामाकूल नहीं हो जाती उसकी वजह से, और कल अगर अच्छा था तो उससे मैं माकूल भी नहीं हो जाती। हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए और तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर नाजिर, मैंने लात मारने की इस्तिलाह आपसे ली है, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं थे, बस मैं ये क्लियर करना चाहती थी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ ऐड कर बात जो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अतर मैं नाजिर साहब को कमेंट लेती हूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। जी नाजिर साहब, क्विकली कमेंट कीजिएगा प्लीज। वो जनरल साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कभी भी सबोटाज नहीं किया गया। देखिए, जब खुद और फिर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ये खुद जाके जो है वो दुश्मनों के गले लगाते हैं। जनाब देखिए, जनरल ज़ियाउल हक़ जो हैं वो मैच देखने के लिए इंडिया चले जाते हैं बगैर बुलाए, वो जायज़ है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो इंडिया के अदाकार थे, वो आगे उनके घर में रहते थे क्योंकि उनकी बेटी को वो पसंद था, वो भी जायज़ था। उस वक्त कोई ना कौमी हमीयत जागी, ना इस्लाम खतरे में आया। शत्रुघ्न सिन्हा इंडिया के अदाकार आके रहते थे, वो ठीक था। लेकिन जब बेनज़ीर ने राजीव गांधी के साथ मिलकर हालात बेहतर करने की कोशिश की तो मौलाना कौसर नियाज़ी को लॉन्च कर दिया गया कि तुम आप जुलूस निकालो, इस्लामाबाद में हंगामा करो, उसको कॉर्नर करके एक तरफ कर दिया गया। हमारा जो एक फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर है वो जाके इंडिया के ऑफिसर के साथ मिलकर किताब लिखता है, वो जायज़ है, और यही काम अगर कोई और करे तो गलत है। ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ना हम ज़ियाउल हक़ को ठीक कह रहे हैं, ना कुछ। हम ये कह रहे हैं कि अगर सियासतदानों ने हुकूमत आगे करनी है तो फिर उनको ठीक किया जाए। अगर जर्नैलों ने करनी है तो आपकी बात ठीक है, फिर उनका रोना रोया जाए। जर्नैलों ने हुकूमत नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि वो आए, हम चाहते हैं कि यही आए। लेकिन ठीक है, अगर ये गलीब है तो मुझे अतर साहब का कमेंट पे है ना, कथा कलामी की माफी चाहूंगी। अतर साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा प्लीज। मेरा कमेंट यही है कि जी जुनैरा की बात से आपको बात अच्छी नहीं लगी, पर मसला ये है कि जब पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से डॉन लीक्स टाइप की खबरें आती हैं, जब उस शख्स से आपकी मुलाकात होती है जो पाकिस्तान को गालियां देता है, तो फिर पाकिस्तानियों को भी चीजें बुरी लगती हैं, पाकिस्तानियों को भी उनकी भी दिल आजारी होती है। तो ये भी चीज आपको मद्देनजर रखनी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ कथा कलामी की माफी चाहूंगी, हमारा टाइम खत्म हो गया जिसके सबब मुझे जानी बढ़ने। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।